जैसे आपके सामने हेडिंग है महाजनपद। महाजनपद की अगर बात करें सर महाजनपद क्या होते हैं, देखो महाजनपद का सबसे पहले तो आप फॉर्मेशन पढ़ो सर। फॉर्मेशन अगर हम फॉर्मेशन की बात करें महाजनपद, तो महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ, तो महाजनपदों के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कुल से, ठीक है, गांव। यानी कि एक गांव में बहुत सारे कुनबे होते हैं, कुनबे यानी कि बहुत सारे कुनबे मिला के क्या करते हैं, बहुत सारे कुनबों के मिलने से एक गांव बनता है। क्या बनता है, बहुत सारे कुनबों के मिल से एक गांव बनता है, और बहुत सारे गांव मिलाने के बाद में एक क्या बनती है, एक विश बनती है सर। विश का मतलब तहसील, ठीक है। विश का मतलब क्या है, विश का मतलब है तहसील, ध्यान रखना, विश का मतलब तहसील। तो यानी कि बहुत सारे गांवों को मिलाकर विश बनती है, और बहुत सारी विशों को मिलाकर क्या बनता है, जन बनता है। बहुत सारी विशों को बनाकर जन बनता है। विश का मतलब होता है तहसील, और जन का मतलब होता है एक तरीके से ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक होता है एक तरीके से ब्लॉक। और अगर हम बात करें जन से क्या बनता है, जन से बनता है जनपद, जन से बनता है जनपद। और जनपद का मतलब आप जानते हो, जनपद का मतलब होता है जिला, जनपद का मतलब जिला, डिस्ट्रिक्ट। और जनपद के बाद आता है आपका महाजनपद है, ठीक है, महाजनपद। और महाजनपद की अगर बात करें तो महाजनपद को इंग्लिश में भी महाजनपद बोलते हैं, ठीक है। ये तो महाजनपद का एक बार सीक्वेंस याद करेंगे। सबसे पहले कुल बहुत सारे कुल यानी कुनबों से मिलकर बनता है गांव, और एक्चुअल में है भी ऐसा ही, ठीक है। बहुत सारे गांव में क्या होता है, गांव में बहुत सारे कुनबे टाइप होते हैं, यानी कि फैमिलीज को अलग अलग फैमिली होती है। कोई किसी के बाबा की फैमिली है, कोई किसी के दादाजी की फैमिली है, इस तरीके से आपने देखा होगा। आप जिस गांव से रिलेट करते हो वहां पे बहुत सारे कुनबे हैं, बहुत सारी अलग अलग फैमिलियां हैं। इसका मतलब सबसे पहले गांव के कुनबों से बात होती है, कुल, और कुल के बाद आता है गांव। ये वो वाला कुल नहीं है, ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, ठीक है, वैश्य शूद्र, ये वो वाला नहीं है। ये कुल का मतलब कुनबे, ठीक है। तो यानी कि कुछ कुल मिलाकर गांव बनते हैं, कुछ गांव मिलाकर विश यानी कि तहसील बनती है, और कुछ तहसीलें मिलकर जनपद यानी कि कुछ तहसीलें मिलकर विश यानी कि ब्लॉक का निर्माण करती है, और कुछ ब्लॉक मिलकर जनपद का निर्माण करते हैं, यानी कि जिले का फॉर्मेशन तैयार करते हैं, और कुछ जनपद मिलकर महाजनपद बनाते हैं। महाजनपद क्या बनाते हैं, महाजनपद, ठीक है, महाजनपद का निर्माण करते हैं। अगर हम महाजनपद की बात करें तो महाजनपद जो वर्ड है ना मेरे भाई, महाजनपद जो वर्ड है इसका अस्तित्व कब आया, देखने में कब आया। और महाजनपद की अगर बात करें तो महाजनपद के बारे में कब से कब जानकारी प्राप्त होती है, तो मैंने कहा ना महाजनपदों की जानकारी, ठीक है। यहाँ पे एक टाइम था जिस टाइम का नाम था 600 BCE, यानी कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व, 600 नहीं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6 BCE से लेके, और ये आता है 400 BCE तक। यानी कि अगर हम कहें तो 6ठी शताब्दी से लेके, ठीक है, ऐसे लिख लो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके, और कब तक ये आता है, 4th यानी कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। ये टाइम है ये महाजनपदों का, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक। और जो ये टाइम है ना मेरे भाई, ये टाइम, इस टाइम में सर क्या हुआ था, तो इस टाइमिंग के अंदर आई थी डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा। अगर आप किसी राज्य को डिफाइन करोगे कि राज्य क्या था, ठीक है, स्टेट क्या था, प्रोविंस, देखो आज के टाइम पर तो स्टेट कहते हैं, लेकिन प्राचीन टाइम पर हम प्रोविंस या किंगडम कहा करते थे, ठीक है। ये प्रोविंस का मतलब भी प्रांत होता है और किंगडम का मतलब भी प्रांत होता है। अगर मैं कहूं अकबर का साम्राज्य तो द प्रोविंस यानी कि द किंगडम ऑफ अकबर, ठीक है। ऐसे अशोक का साम्राज्य यानी कि द किंगडम ऑफ अशोक, ठीक है, द किंगडम ऑफ अशोका, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो मैंने कहा ना कि एक राज्य की परिभाषा कब शुरू हुई थी, तो किसी भी स्टेट की जो परिभाषा सामने आई थी वो कितने आई थी, वो आई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 600 BCE से लेकर 400 BCE तक, ठीक। इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझे, हिंदी वाले हिंदी में समझे। आपका एक बहुत महान क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि 6ठी शताब्दी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व राज्य की परिभाषा सामने आई थी, ठीक है भाई। अगर हम उसके बाद में बात करें तो महाजनपदों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मैंने कहा ना महाजनपदों की के स्रोत, यानी कि द सोर्सेज ऑफ महाजनपदों की जो जानकारी है वो कहां से मिलती है, तो मैंने कहा महाजनपदों की जानकारी है, सबसे पहले महाजनपद की जो जानकारी है सबसे पहले ये वेदों में भी मिलती है, ठीक है। वेदों के अंदर भी महाजनपद की जानकारी मिलती है। लेकिन हम बात करेंगे कुछ
कुछ ऐसे टेक्स्ट की, कुछ ऐसे ग्रंथों की जिनके अंदर महाजनपदों की बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले मैंने कहा जो सबसे पहला सोर्स है, सबसे पहला सोर्स है क्या है, ये एक बौद्ध टेक्स्ट है, बौद्ध टेक्स्ट है, बौद्ध टेक्स्ट। बौद्ध टेक्स्ट का मतलब है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। सर कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, तो एक बौद्ध टेक्स्ट है जिसका नाम है क्या, अंगुत्तर निकाय। क्या है, अंगुत्तर, अंगुत्तर निकाय नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय नाम का एक बौद्ध टेक्स्ट है, ठीक है। इससे जानकारी प्राप्त होती है कितनी, जनपदों की। और अगर अंगुत्तर निकाय के अकॉर्डिंग बात करें कितने, इसके अंदर कितने महाजनपदों का उल्लेख है, तो इसके अंदर केवल 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने, केवल और केवल 16 महाजनपदों का उल्लेख है, यानी कि 16 महाजनपद, ठीक है। यानी कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, अंगुत्तर निकाय बौद्धिज्म टेक्स्ट है, बौद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें कितने महाजनपद पाए गए, तो इसके अंदर 16 महाजनपदों का जिक्र है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एक जैनिज्म यानी कि एक जैन टेक्स्ट है। कैसा, जैन टेक्स्ट है, यानी कि एक जैन ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ है। और इस जैन ग्रंथ का नाम क्या है सर, तो इस जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है और जैनिज्म को फॉलो करते हैं। आपको देखो दो इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं, ठीक है। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो फाउंडर है वो भगवान गौतम बुद्ध है, ठीक है, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप सभी को पता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधना था और सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है ये। और दूसरा जो है वो भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, ठीक है, एक जैन यानी कि जैनिज्म को फॉलो करता है, जैनिज्म टेक्स्ट है भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र के अकॉर्डिंग भी, भगवती सूत्र के अनुसार भी कितने महाजनपद बताए गए, इसके अंदर भी 16 महाजनपदों का जिक्र है, 16 महाजनपदों का जिक्र है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर एक और किताब आती है, तीसरे नंबर पर आती है एक बुक जिसका नाम है अष्टाध्यायी, 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 अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम की जो किताब है, इसके जो राइटर थे उसका नाम था महर्षि पाणिनि, यानी कि आचार्य, आचार्य पाणिनि, महर्षि पाणिनि के द्वारा इसको लिखा गया था। अष्टाध्यायी एक किताब है जो महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। और महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी किताब लिखी थी, यानी कि 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्याय, ठीक है। अष्टाध्याय का मतलब 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्याय। और अष्टाध्यायी किसकी किताब है, अगर आप जानते हो ना कि ओरिजिन ऑफ ग्रामर यानी कि व्याकरण, व्याकरण कहां से आई है, तो हिंदी की जो व्याकरण है, लिख लो व्याकरण, व्याकरण की जननी। अगर कोई पूछे कि व्याकरण का उत्थान कहां से हुआ, हिंदी की जो व्याकरण है, व्याकरण कहां से निकल के आई, तो व्याकरण किस किताब से आई, अष्टाध्यायी नामक किताब से ही व्याकरण बन के आई है। और व्याकरण के फादर कौन है, हु वाज द फादर ऑफ हिंदी व्याकरण, तो महर्षि पाणिनि ही व्याकरण के पिता है, महर्षि पाणिनि ही व्याकरण के पिता है। और अगर अष्टाध्यायी के अकॉर्डिंग हम बात करें, अष्टाध्यायी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसके अंदर टोटल 22 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने, 22 महाजनपदों का उल्लेख है। तीनों चीज याद रखनी, बौद्धिज्म टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद बता रखे, जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, इसके अंदर भी 16 महाजनपद है। और अगर अष्टाध्यायी यानी कि अष्टाध्यायी किताब जो आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि आचार्य पाणिनि जो थे वो व्याकरण के पिता थे, ठीक है। इनके द्वारा ये बताया गया कि जो टोटल महाजनपद थे वो 22 महाजनपद हुआ करते थे। कितने, ये टोटल 22 महाजनपद हुआ करते थे। एक बार नोट कर लो जल्दी से, ठीक है भाई। सर छोटा कर दो, ओके भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। कई बार ऐसा हो जा कि पता नहीं लग पाता कि ऊपर से कट हो रहा, नहीं कुछ सामने एलईडी ऑफ है मेरी। ओके चलो, कई दिन से क्या है कि स्टूडियो में तो जाना हो नहीं रहा और घर से ही सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम करनी पड़ रही। और दरअसल क्या है ना कि क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुकी तो फिर आपका नुकसान है इसमें, तो मैं रुकने नहीं देता, चाहे मुझे घर से लेनी पड़ो, ठीक।
ये वैसे हाँ एडिशनल और एक्सटर्नल कैमरे सारी सुविधा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट कब हुआ था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट 600 BC से लेकर 400 BC तक हुआ था। और अब हम महाजनपदों की बात करेंगे तो टोटल महाजनपद जो थे, यानी कि जो महाजनपद हुआ करते थे, ये महाजनपद कितने थे? तो मैं आपको बता दूं टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने? 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद में दो अलग अलग टाइप के महाजनपद थे। देखो 16 उस टाइम पर 16 महाजनपद थे। और अगर सर हम बात करें यूपी के अंदर कितने महाजनपद थे, तो 16 के आधे, यानी कि जो 8 महाजनपद थे ना, 8 महाजनपद, ठीक है, 8 महाजनपद कहां थे? ये उत्तर प्रदेश में थे। कहां? उत्तर प्रदेश के अंदर। कितने महाजनपद थे सर? उत्तर प्रदेश के अंदर 8 महाजनपद थे। पढ़ोगे कौन कौन से थे, ठीक है, ये ध्यान रखना इन चीजों का। 16 महाजनपद टोटल थे, 16 में 8 तो अकेले यूपी में ही थे। तो 16 महाजनपद में से देखो ये है, मतलब उस टाइम पर 16 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में कितने थे सर? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। ठीक है, ये हमें पता ना उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितने महाजनपद है, तो यूपी में उस टाइम पर 8 महाजनपद लगते थे। ये टोटल 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में तो 2 महाजनपद ऐसे थे जो कैसे थे? रिपब्लिकन सिस्टम था, REPUBLICAN, रिपब्लिकन सिस्टम जहां पे था। ठीक है, यानी कि जहां लोकतंत्र कायम था, लोकतंत्र कायम था। और जो 14 महाजनपद है, 14 महाजनपद जो थे, ये कैसे थे? ये मोनार्क थे, MONARCH, मोनार्क, यानी कि ये राजतंत्र था, इनमें राजतंत्र कायम था। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें सर रिपब्लिक सिस्टम कहाँ था, तो ये सबसे पहले जो रिपब्लिकन था, यानी कि वर्ल्ड में सबसे पहले रिपब्लिकन एरिया कौन सा था? संसार का सबसे पहला महाजनपद या संसार का सबसे पहला लोकतंत्र स्थान, संसार में सबसे पहला जो लोकतंत्र स्थान था इन 2 महाजनपद में था। और इन 2 महाजनपद में सबसे पहला महाजनपद कौन सा होगा? सबसे पहला है वज्जी महाजनपद। कौन सा? वज्जी महाजनपद, यानी कि VAJJI, वज्जी महाजनपद। ठीक है, और वज्जी की राजधानी हुआ करती थी, वज्जी की कैपिटल जो थी, वज्जी की कैपिटल यानी कि राजधानी हुआ करती थी वैशाली। कौन सा? वैशाली इसकी राजधानी हुआ करती थी। और वैशाली के अंदर एक राजा था जिसका नाम था, यानी कि राजा चेटक वगैरह भी डरी हुए, लेकिन मैं आपको बता रही, वैशाली के अंदर एक वंश था, वंश एक कायम था जिसका नाम था लिच्छवी वंश। कौन सा? लिच्छवी वंश, लिच्छवी वंश। तो लिच्छवी वंश के शासकों ने ही सबसे पहले, लिच्छवी वंश के शासकों ने ही सबसे पहले रिपब्लिकन सिस्टम यानी कि लोकतंत्र कायम करा। ठीक है, लोकतंत्र कायम। तो हम यहीं पर लिखेंगे, 2 पॉइंट लिख लो सबसे पहले, 2 पॉइंट। और ये पॉइंट कौन से हुए कि लिच्छवी वंश के शासकों के द्वारा या शासकों के द्वारा लोकतंत्र कायम किया गया। ठीक है भाई। और दूसरा, सबसे पहले चुनाव संपन्न कराए। कोई दिक्कत? ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शासकों के द्वारा लोकतंत्र कायम किया गया, यानी कि डेमोक्रेसी और स्टेबल। और दूसरा, सबसे पहले चुनाव संपन्न कराए, यानी कि फर्स्टली हेल्ड इलेक्शन। ठीक है, फर्स्टली हेल्ड इलेक्शन। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट है। सबसे पहला अगर पूछा कि संसार का सबसे पहला लोकतंत्र स्थान कौन सा था, तो ये था आपका वज्जी महाजनपद। और दूसरा महाजनपद था मल्ल महाजनपद। कौन सा? दूसरा महाजनपद था मल्ल महाजनपद। कौन सा भाई? मल्ल महाजनपद, यानी कि MAALL, मल्ल महाजनपद। ठीक है, ये तो यानी कि 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पे इलेक्शन होते थे, जहां पे मतलब डेमोक्रेसी थी और यहां पर रिपब्लिकन सिस्टम भी था वर्ल्ड में। तो देखो हमने चुनाव प्रक्रिया जो है ना, इलेक्शन करने की ये प्रोसीजर, मतलब अलग अलग प्रोसीजर, कोई हमने रशिया से, कोई फ्रांस से, कोई USA, कोई ब्रिटेन, यहाँ से सी। लेकिन प्राचीन काल में भारत में ये चीजें थी, यानी कि प्राचीन काल में जब 16 महाजनपद का टाइम था, 6ठी शताब्दी से पूर्व, इतने पहले हमारे देश में क्या था? हमारे देश के अंदर क्या था? डेमोक्रेसी, यानी कि रिपब्लिक को डिफाइन करते था कि रिपब्लिकन सिस्टम यानी कि लोकतंत्र क्या होता है, इतने पहले। तो सभी चीजों की अगर देखा जाए तो जननी भारत ही है, लेकिन बाद में हम लोग अपने आप को ही नहीं पहचानते, हम अपने देश के अंदर जो चीजें उनको ही नहीं पहचानते। हमें बाहरी दिखावा जो है ना वो पसंद है, हम अपने देश के बारे में ज्यादा पता नहीं करना चाहते। हमें मतलब US, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इनसे ज्यादा चीजें जानकारी लगती है, लेकिन अपने देश की जानकारी हमें नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, पढ़ने की बहुत सारी चीजें हैं। महाजनपद का फॉर्मेशन मैंने तोड़ा कि महाजनपद क्या थे। सबसे पहले कुल, यानी गांव के अंदर कुछ
कुनबे मिलकर गांव बनाओगे, कुछ गांव विश बनाओगे, विश का मतलब तहसील, तहसीलें मिलकर ब्लॉक का निर्माण करेगी और ब्लॉक जनपद बनाओगे, जनपद के बाद महाजनपद बनेगा। ये जो क्वेश्चन है ये एक बार यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, यूपीएससी 2015 था शायद, ठीक है, यूपीएससी 2015 के सेट के अंदर था ये। सही सीक्वेंस, सही क्रम बताओ। तो मैंने ये बताया 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे और 2 महाजनपद यानी कि वज्जी और मल्ल महाजनपद, इनके अंदर क्या था, रिपब्लिकन सिस्टम यानी कि लोकतंत्र था और चुनाव सबसे पहले यहीं पर कायम रहे। उसके बाद 14 महाजनपद जो थे ये मोनार्क, MONARCH मोनार्क थे। मोनार्क का मतलब यहाँ पे राजशाही तंत्र चला करता था, राजाओं का सिस्टम था, ठीक है, दरबार लगते थे, ठीक है ये। और अगर वज्जी की बात करें ना भाई, वज्जी की, तो वज्जी क्या था, ये वणिकों का नगर था। किसका, वणिकों का नगर, इसको लिख लो, वणिकों का नगर था ये, ठीक है। वज्जी जो था यहीं पर मैं लिखवा देता हूं, वज्जी जो था वणिकों का नगर था। वणिकों का नगर, वणिकों का नगर का मतलब यानी कि बिजनेस, एक तरह से बिजनेस सिटी। कैसी, बिजनेस सिटी, BUSINESS, बिजनेस सिटी थी यहाँ, ठीक है, यानी कि व्यापार का एक केंद्र था, बहुत फेमस, ठीक है, व्यापार। और जितने भी महाजनपद थे यानी कि जो 16 के 16 महाजनपद थे, इन सभी की कैपिटल यानी कि राजधानियां हुआ करती थी, इन सभी की राजधानियां होती थी। और जो ज्यादा से ज्यादा राजधानी होती थी ना इनकी, वो सारी की सारी इनकी नदियों के किनारे हुआ करती थी, ठीक है, नदियों के किनारे हुआ करती थी। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको सारे महाजनपदों के बारे में पढ़ाता हूं, ठीक है, मतलब जितना खोलने का प्रयास होगा उतना करेंगे, ठीक है भाई। वीडियो को रोक लिया करो भाई, हम तो रोक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो टाइमर लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आती चीजें तो आप रोक लिया करो। चलो उसके बाद मैं लिखता हूं सबसे पहले महाजनपद, एक साइड में महाजनपद लिखो। सबसे पहला जो महाजनपद था जिसका नाम था मगध महाजनपद, मगध महाजनपद, ठीक है, यानी कि मगधा महाजनपद। मगध महाजनपद तो ये था, क्या था, सबसे बड़ा व शक्तिशाली महाजनपद है। सबसे बड़ा व शक्तिशाली महाजनपद यानी कि बिगेस्ट एंड पावरफुल महाजनपद है। बिगेस्ट एंड पावरफुल महाजनपद हुआ करता था। अगर हम इसकी बात करें मगध की, तो मगध की जो कैपिटल थी, मगध की जो कैपिटल हुआ करती थी, मगध की कैपिटल यानी कि राजधानी, ठीक है, मगध की 3 राजधानियां हुई। कितनी, 3 कैपिटल्स मगध की हुई। मगध की 3 राजधानियां हुआ करती थी और सबसे पहली राजधानी जो थी इसकी, ठीक है, मगध की सबसे पहली राजधानी जो हुआ करती थी, मगध की सबसे पहली राजधानी राजगृह हुआ करती थी, ठीक है, राजगृह। और राजगृह की अगर बात करें तो राजगृह का ही नया नाम क्या था, राजगृही, ठीक है, राजगृही, ठीक। दूसरी जो कैपिटल थी, ये फर्स्ट नंबर की कैपिटल थी, दूसरी जो कैपिटल थी इसका नाम था ग्रीविज, ठीक है भाई, ग्रीविज। और तीसरी जो कैपिटल थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र। कौन सा, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र का जो पुराना नाम हुआ करता था, पाटलिपुत्र का पुराना नाम था पाटिलग्राम। क्या, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम। स्टार्टिंग में तो एक गांव हुआ करता था पाटलीग्राम, पाटलीग्राम के बाद पाटलिपुत्र बना और पाटलिपुत्र के बाद जो नया नाम आया था, लिख लो, नया नाम आया था क्या, पटना, ठीक है, ध्यान से सुनो। पाटलिपुत्र का पुराना नाम है पाटिलग्राम और नया नाम है पटना। पुराना नाम पाटिलग्राम है और नया नाम पटना है। पटना वही पटना जो बिहार की कैपिटल है, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यानी कि राजगृह, पहली राजधानी राजगृह, दूसरी ग्रीविज और तीसरी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का पहला नाम पाटिलग्राम और नया नाम इसका पटना है। इसकी इस टेबल के बारे में बताऊंगे, किसने इसका नाम, राजा उदयन का नाम सुना, हरियंक वंश के अंदर एक राजा था जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था राजा उदयन, ठीक है, राजा उदयन जो था, उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र का नया नाम पटना किया गया था, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। और अगर हम इसके एरिया की बात करें, अगर हम मगध के एरिया की बात करें यानी कि इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कहां था, तो मगध का जो क्षेत्र पड़ता था ये पड़ता था आपका ईस्ट यूपी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्ट यूपी प्लस उसके बाद टोटल बिहार के बाद अगर हम बात करें तो आज के बाद में झारखंड, ठीक है, यानी कि आज का जो झारखंड है वो भी इसमें आएगा और झारखंड के बाद में आपका जो वेस्ट बंगाल है,
ठीक है, ये सारा का सारा मगध का एरिया हुआ करता था। ठीक है, और अगर हम मगध के संस्थापक की बात करें, यानी कि फाउंडर ऑफ मगध, किसकी? फाउंडर ऑफ मगधा, फाउंडर ऑफ मगध यानी कि मगध के संस्थापक, मगध के संस्थापक के बारे में बताओ तो मगध के संस्थापक कौन थे? तो मगध के संस्थापक वास्तविक संस्थापक जो थे वो थे बृहदत्त, बृहदत्त। ठीक है भाई, बृहदत्त थे। लेकिन अगर हम बात करें मगध, तो मगध का जिक्र मिलता है, लिखो मगध का जिक्र, यानी कि जो मगधा है, मगध का जिक्र जो है, मगध का जिक्र मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, मगध का जिक्र कहां मिलता है? अथर्ववेद। आपको पता है आपके 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनमें से अथर्ववेद के अंदर मगध का जिक्र मिलता है। मगध के वास्तविक संस्थापक जो थे, जिनका नाम था बृहदत्त, और मगध की लोकेशन कहां थी? तो मगध की लोकेशन ईस्ट यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार यानी कि पूरा बिहार, कंप्लीट झारखंड और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल। ये आज के हिसाब से है, यानी कि जो आज के स्टेट है उनके हिसाब से। लेकिन पहले क्या था? पहले तो जो था यूपी था, बिहार था और बंगाल था, ये 3 थे। आपको पता है, अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि झारखंड किससे अलग होकर बना था? झारखंड बिहार से ही अलग होकर बनाया गया था। और ये तो 1947 के बाद की घटनाएं है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों का बनना। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट पढ़ना, राज्यों का पुनर्गठन पॉलिटी के अंदर मैंने पढ़ा रखा है सारा। ठीक, तो यानी कि ये सारी चीजें थी। मगध का जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। मगध की 3 राजधानियां थी, राजगृह, गिरिविज और पाटलिपुत्र। लेकिन अगर हम बात करें मगध क्यों फेमस था, मगध क्यों फेमस था, तो मगध के फेमस होने के कारण सुन लो, मगध के अंदर क्या था? मगध के अंदर सबसे पहले तो था क्या? रिच ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि क्या था? जो खनिज था, खनिजों में धनी था या खनिजों की अधिकता थी। दूसरा क्या था? रिच ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, रिच ऑफ नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति में धनी। तीसरा नंबर लिखो रिच ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि लिखो वाइल्ड लाइफ का मतलब जीव जंतुओं में भी धनी था, यानी कि सबसे ज्यादा संख्या में थे यही पे जानवर। और 4th नंबर लिखो रिच ऑफ एलिफेंट्स, रिच ऑफ एलिफेंट्स यानी कि हाथियों में भी धनी था। धनी का मतलब क्या है? धनी का मतलब यहाँ पे बहुलता थी, ज्यादा थे यहाँ पे, तो यहाँ पे रिसोर्स भी ज्यादा थे। सर कौन कौन से रिसोर्स थे यहाँ पे? तो आपको पता होगा कि मगध जो है बिहार और झारखंड वाला एरिया है। आपको पता होगा झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वो तो क्या है? वो तो सारा का सारा रिसोर्सेज बैंक है, खनिजों का बैंक। छोटा नागपुर पठार वो कहाँ है? झारखंड में है। और झारखंड कहाँ था पहले? मगध में। तो इसीलिए रिच ऑफ रिसोर्स था, यानी कि मगध के अंदर जो आयरन रिसोर्स था, आयरन यानी कि लोहो अयस्क, क्या? लोहो अयस्क, लोहो अयस्क ज्यादा था, इसका मतलब रिसोर्सेज ज्यादा थे। नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा थी, यानी कि जो पेड़ पौधे थे उनकी संख्या ज्यादा हुआ करती थी। एक तो एक अलग अलग टाइप की लकड़ियां थी। उसके बाद रिच ऑफ वाइल्ड लाइफ, जीव जंतुओं का घर होता था, जीव जंतु काफी मात्रा में थे, काफी संख्या में थे। और रिच ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की संख्या ज्यादा थी। और हाथी क्या थे? हाथी की अगर बात करें तो हाथी इनकी मगध की जो सेना थी, मगध की जो आर्मी थी, आर्मी का एक बहुत ही कीमती भाग हुआ करता था हाथी। आप जानते हो कि मगध के अंदर जो सेना थी, मगध की जो सेना हुआ करती थी, उसके अंदर लगभग 1 लाख तो पैदल आर्मी हुआ करती थी, यानी कि पैदल चलने वाले सैनिक 1 लाख। और लगभग 8000 सैनिक, यानी कि 4000 सैनिक जो थे, 8000 सैनिक घुड़सवार हुआ करते थे, घुड़सवार। और लगभग जो 4000 के समथिंग है, 4000 के सैनिक जो थे वो हाथी हुआ करते थे, यानी कि हाथियों को भी एक स्पेशल 4000 लगभग हाथी हुआ करते थे। ठीक है ये। और हो सकता है कि ऐसा हो कि लगभग 1 लाख तो इनकी जो है